नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम कुछ दस्तावेज लेके आपके सामने आए हैं और इन दस्तावेजों से आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश के खिलाफ और इस देश की जो संपत्ति है उसको किस तरीके से एक वर्ग विशेष को किस तरीके से उपहार के तौर पे उनको लौटा दिया जाता है। एक केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस सरकार ने भारत की जो संपत्ति थी उसको वर्ग विशेष को उपहार के रूप में अपने वोट के लिए दे दिया। उसका आज हम पूरा पर्दाफाश आपके सामने करेंगे। और 2014 की ये घटना बताई जा रही है जब लगभग देश की 123 प्रॉपर्टियां जो मनमोहन सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट 5 मार्च 2014 को लगने से ठीक एक दिन पहले ये जो प्रॉपर्टियां हैं 123 प्रॉपर्टियां, बड़ी आलीशान प्रॉपर्टियां ये दिल्ली की हैं। दिल्ली राजधानी है देश की, तो यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट आपको पता होना चाहिए कि लाखों नहीं करोड़ों में, यहाँ पर अरबों में यहाँ प्रॉपर्टियां होती हैं, उनकी कीमतें होती हैं। और उन ऐसी 123 प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड को एक दिन पहले 5 मार्च को आपको चुनाव की घोषणा होती है लोकसभा 2014 की, और ठीक एक दिन पहले 4 मार्च 2014 को इन प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड को देने का फैसला मंजूर किया जाता है। मनमोहन और तत्कालीन जो मनमोहन सरकार थी यानी कांग्रेस सरकार यूपीए 2, उन्होंने मुसलमानों को रिझाने के लिए इन प्रॉपर्टियों को उनको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया। अब देखिए इन जो प्रॉपर्टियां थी 123 प्रॉपर्टियां थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है कनॉट प्लेस, आप दुनिया के सबसे महंगे जो रेंट में गिने जाते हैं, जहां पर आपके जो ऑफिसेज होते हैं वो सबसे महंगे रेंट के रूप में दुनिया भर में फेमस है कनॉट प्लेस। वहां की प्रॉपर्टियां इसमें शामिल है। अशोका रोड की प्रॉपर्टियां शामिल है। मथुरा रोड समेत राजधानी के कई अन्य प्राइम लोकेशन पर ये जो प्रॉपर्टियां थी ये इन 123 प्रॉपर्टियों में शामिल है। और इसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और सहित राष्ट्रपति भवन के अंदर एक ऐसी जगह है वो भी वक्फ बोर्ड की उन 123 प्रॉपर्टियों में शामिल है। तो देखिए किस तरीके से मनमोहन सरकार ने वोट बैंक के लिए 123 प्रॉपर्टियों को इस तरीके से नीलाम कर दिया और बिना किसी पैसे की और केवल वोट और मुसलमानों को रिझाने के लिए ये प्रॉपर्टियां उनको एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वोट के बदले में फ्री में उनको लुटा दिया। और भारत का जो खजाना था उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने की ये साजिश थी। और ये जो साजिश है वो अब प्रधानमंत्री मोदी की अर्बन जो मंत्रालय है उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड से इन प्रॉपर्टियों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब ये प्रॉपर्टियां किसी भी समय अब केंद्र सरकार की झोली में आ सकती है। जो मनमोहन सरकार का तानाशाह फैसला था कि भारत के खजाने को इस तरीके से लुटा देना बिना किसी को बताए, आनन फानन में, एक दिन पहले चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वो जानते थे कि 2014 में उनकी जो हालत है वो सबसे बदतर होने वाली है, इसलिए मुसलमानों के वोट को साधने के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही यह साजिश रची। लेकिन इसका परिणाम जो 2014 में निकल के आया वो और भी बदतर हुआ और कांग्रेस 50 सीटों से कम पर सिमट गई। तो ये देखना होगा अब जो ये षड्यंत्र पूरा पर्दाफाश हुआ, इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं, जो यूजर हैं, वो इस बड़े षड्यंत्र के पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस पर थू थू कर रही हैं। तो आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले ही मनमोहन सरकार ने चुनावी चाल रची थी और इस चुनावी चाल में बेशक मुसलमानों का दिल जीतने के लिए यह किया गया और वोटों के लिहाज से कांग्रेस और यूपीए गठबंधन को इसका कितना फायदा हुआ ये आप 2014 के इलेक्शन को देख सकते हैं, जहां पर मुसलमानों ने लगभग 8 से 10% वोट वो भी भारतीय जनता पार्टी को किया, जिसको कि कांग्रेस ये कहती है कि मुसलमान और मोदी का कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी 2014 में 8 से 10% वोट केवल और केवल मुसलमानों ने किया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और कुछ बुद्धिजीवी जो इसमें मुसलमान के कुछ लोग थे वो भी इन जो 123 प्रॉपर्टियां थे वो भी इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो प्रॉपर्टियां उन्होंने कांग्रेस सरकार ने उनको ठीक एक दिन पहले दिया है, तो ये वो भी समझते थे कि ये प्रॉपर्टियां क्यों दी हैं और इसके आने वाले भविष्य में वो ये भी जानते थे कि ये जो फैसला है 123 प्रॉपर्टियों को ऐसे दे देना दिल्ली वक्फ बोर्ड को, ये कोर्ट के सामने कहीं भी टिकने वाला नहीं है। क्योंकि सेम
यही जो कार्य किया था वो इंदिरा गांधी ने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए किया था कि उन्होंने भी 123 ये प्रॉपर्टियां जो दिल्ली की थी इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया थे, लेकिन तब के दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और ठीक 50 साल बाद यहाँ उन्हीं के जो वंशज हैं, जो यूपीए की सरकार थी, सेकेंड टर्म जो चल रहा था, उसके आखिरी दिन उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। तो एक बार पहले इंदिरा गांधी पटकनी खा चुकी थी कोर्ट में और अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह सबक दिलाया है कि जो भारत की प्रॉपर्टी है उस पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं हो सकता है और इस तरीके से जितना भी खजाना लुटाया गया है इनको सूद समेत एक एक करके लौटाया जाएगा। चाहे आप देखिए किस तरीके से जितनी भी शत्रु संपत्तियां अवैध कब्जों पर किसी का अवैध कब्जा है, वो चाहे वो 50 साल हो, चाहे वो 60 साल पहले अवैध कब्जा हो, वो एक एक करके पाई पाई उनसे वसूला जा रहा है अवैध कब्जाओं से। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लगातार ऐसे लोगों पर चल रहा है जिन्होंने अवैध गड़ी कमाई करके अवैध कब्जे किए हैं। अब आप देखिए जो एक इसमें मनमोहन सरकार में ने 123 जो वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां लुटाई दी थी उस पर मुसलमान काफ़ी खुश नहीं थे। ये किसका कहना है, ये को बता दें कि दिल्ली गजट नाम के डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो इस मंच के संस्थापक और संपादक हैं, जफरुल इस्लाम खान। इन्होंने मनमोहन सरकार की उन 123 प्रॉपर्टियां जब उन्होंने लौटाई थी, इनको कहा था कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उससे जो मुसलमान हैं उनको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और जो ये संपत्तियां हैं, अभी भी बहुत सारी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की हैं वो सरकार के पास है, इसलिए वो खुश नहीं थे। और उन्होंने उस समय एक पूरा रिपोर्ट भी छापा हुआ था जिसका नाम था रिटर्न ऑफ 123 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, नो रीजन टू रिजॉइस। 123 संपत्तियों की जो वापसी है इससे खुशी होने का कोई भी कारण नहीं बनता है। इस शीर्षक से उन्होंने तमाम वो आंकड़े रखे थे जिससे मनमोहन सरकार बेनकाब हो गई और तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की उससे लोगों के होश उड़ गए कि इतनी अधिक प्रॉपर्टी है दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसकी कैसे हो सकती है। तो एक एक करके हम उसका खुलासा भी करते हैं। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड की 6 लाख एकड़ जमीन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है जिसके पास इतनी सारी जमीन हो। यह किस वजह से हुआ है? यह हुआ है 1995 में एक एक्ट पास किया गया, जो 1954 में एक एक्ट था वक्फ बोर्ड को बनाने का। उसी के अंतर्गत 1995 में वीपी सरकार की जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की, उसके अधीन इसमें संशोधन किया गया इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में। और उस वक्फ बोर्ड के एक्ट में ये कहा गया था कि जो वक्फ बोर्ड है उसको असीमित उनको अधिकार दे दिए गए और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण था कि जिसको वक्फ बोर्ड कहेगा कि जहां पर वो क्लेम करेगा वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन मेरी है, वह ज़मीन उसकी हो जाएगी। और जो दूसरा पक्ष है जिसकी वो ज़मीन है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये उसी की ज़मीन है। तमाम जो सबूत जुटाने का काम है वो दूसरे पक्ष को करना पड़ेगा। अगर वह दूसरा पक्ष उसमें सफल नहीं हो पाता है तो ये मान लिया जाएगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो लगभग कुछ ही साल में जो वक्फ बोर्ड है उसकी दिन रात चौगुनी तरक्की होती गई और तमाम जो बड़े बड़े ज़मीन थे, तमाम जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां थी वो वक्फ बोर्ड जुटाता गया। और इसमें भारत की भूमिका लगभग 6 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है किसी के पास ज़मीन का कब्जा। और अगर हम आपको बता दें कि तमाम जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसमें कौन कौन सी संपत्तियां शामिल हैं, तो इससे आपका दिमाग और भी ज़्यादा चकरा जाएगा कि इतनी संपत्तियां आखिरकार कैसे वक्फ बोर्ड के पास हो गई। इसमें जफरुल इस्लाम खान है, उन्होंने अपने लेख में दावा किया कि भारत में वक्फ बोर्ड की 8 लाख जो संपत्तियां हैं वो रजिस्टर हैं। कुछ संपत्तियां हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की कुछ प्रसिद्ध जो संपत्तियां हैं उसमें है आपके सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, दिल्ली हाई कोर्ट है, ओबरॉय होटल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मथुरा रोड है, एंग्लो अरबिक स्कूल है और आपका बहादुर शाह जफर मार्ग पर अखबारों के दफ्तर हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और केंद्र सरकार के अनगिनत ऑफिस को उन्होंने क्लेम किया है जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं जफरुल इस्लाम खान। और 2002 में
LK आडवाणी ने लगभग 34 एकड़ जो ज़मीन पर, जिस पर मिलेनियम पार्क बनाया था, और उसमें से 10 एकड़ को यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन बताते हुए वक्फ बोर्ड के अधीन हो गई है, जिसके दावे के मुताबिक कर्नाटक के बेंगलुरु में मशहूर विंडसर मैनोर होटल जो बेंगलोर में है, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में इन्होंने क्लेम किया है। और सैकड़ों संपत्तियां जिस पर वक्फ बोर्ड दावा करता है। जफरुल ने मनमोहन सरकार के फैसले पर खुशी में झूम रहे मुसलमानों को और मुस्लिम संस्थाओं को ये हिदायत दी थी कि सरकार से भी सवाल किया था कि जो तमाम प्रॉपर्टियां अभी दिल्ली जो वक्फ बोर्ड क्लेम करता है और वो अभी सरकार के पास है, उन पर भी हमें विचार करना चाहिए और एक एक करके उन प्रॉपर्टियों को अपने पास लेना चाहिए। और दिल्ली वक्फ बोर्ड में आपको बता दें लगभग 600 से ज़्यादा संपत्तियां हैं जो अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास हैं, लेकिन वो अभी कब्जे में नहीं आई हैं। और एक RTI के जरिए उन्होंने जवाब पाया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा है कि 114 संपत्तियों पर DDA जो अभी विराजमान है वो आपका कह सकते हैं आपकी ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, जिसमें 114 संपत्तियां DDA के पास हैं। 156 जो संपत्तियां हैं वो है ASI के पास हैं और 388 जो संपत्तियां हैं वो दूसरी सरकारी एजेंसियों के कब्जे में हैं। तो ये तमाम वो संपत्तियां हैं जिनको जफरुल इस्लाम खान अपना क्लेम करते हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते हैं, लेकिन अभी वो सरकार के हाथ में है। ये उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। और तमाम जो अदालतें हैं और वक्फ ट्राइब्यूनल में पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी सरकार ने 2017 में इन्हीं जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो जो व्यक्ति लगातार जो भारत की प्रॉपर्टियां हैं या दिल्ली की प्रॉपर्टियां हैं जो सरकार के अधीन है, उनको अपना बता रहे हैं, उनको किसने अपना अल्पसंख्यक अध्यक्ष नियुक्त किया? जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पता लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्तियों को अपना क्लेम किया है, उसके बाद उन्होंने इन्हीं जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना। तो आप पूरा एक नेक्सट समझ लीजिए, कहाँ कांग्रेस 123 प्रॉपर्टियां दे रही थी और अब केजरीवाल लगातार उन्हीं व्यक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं, जो लगातार बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पर दावा कर रहे हैं। दिल्ली की लगभग 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टियों पर दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की। तो आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो दरअसल एक वक्फ बोर्ड की बैठक में एक संबोधन देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन होगी, इतनी संपत्ति होगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा वक्फ बोर्ड को, और इतना खजाना हम भर देंगे जिसकी कोई भी गणना नहीं कर सकता है। और पर किस तरीके से वहां पर बैठे हुए तमाम मुस्लिम संगठनों ने तालियां वाहवाही की थी। और उसी में एक उन्होंने दावा किया था कि अगर मेरा बस चले तो जो अंबानी का एंटीलिया है वो भी वक्फ बोर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी को मैं उनको दे दूं और इसको गिराकर दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसको मैं दे दूं। तो देखिए किस तरीके से उन्हीं लोगों को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है, जो तमाम सरकारी एजेंसियों की प्रॉपर्टियां हैं उनको अपना क्लेम कर रही हैं। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये जो 600 प्रॉपर्टियां हैं इनको अरविंद केजरीवाल हो या तमाम जो ऐसे संगठन हैं वो अपना क्लेम करके दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथों सौंप दें। एक तरफ कांग्रेस 123 प्रॉपर्टियां दे रही हैं, दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं वो 600 इन प्रॉपर्टियों को देने के लिए उन्हीं के जो नेता हैं जफरुल इस्लाम खान, उन्हीं को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाते। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी साजिश हो रही है आपके पीठ पीछे, आपको इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। जो संपत्ति आज सरकार की है, जिसको आज सरकार अपने खजाने में मान रही है, उसी को किसी भी समय ये दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना बना सकता है। अब वक्फ बोर्ड की तमाम अजीब अजीब घटनाओं को हम आपके सामने बता दें कि तमिलनाडु में तो गजब ही हो गया। अब ये एक्ट तो पास हो गया 1995 में, संशोधन भी हो गया कि असीमित उनको अधिकार दे दिए गए। तो इसका अब असर क्या हुआ आपको बता दें कि खुद जफरुल इस्लाम खान ने अपने ही इस आर्टिकल में लिखा कि 6 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की लगभग 8 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं इसमें शामिल। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तो 7 हिंदू बहुल गांवों को अपना बता दिया। अब लगाइए लगभग 7 हिंदू बहुल गांव हैं, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया और उसको अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जो भव्य मंदिर है हिंदू, बहुत ही पौराणिक मंदिर है तिरुचिरापल्ली,
लगभग 1500 वर्ष पुराने इस मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया था। अब लगाइए इतना इनका जो हौसला है वो बढ़ता जा रहा है कि हिंदू मंदिर को भी अपना बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं, जिनको आप लगातार सुनते आए होंगे, वकील जो अश्वनी उपाध्याय हैं, उन्होंने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट से ये कहकर चुनौती दी है कि यह मनमाना और संविधान के विशेष अधिकार के विरुद्ध है। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि जो ऐसी विशेषाधिकार किसी भी धर्मावलंबी को नहीं मिलना चाहिए। पारसी, जैन, बौद्ध, सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को भी नहीं है ऐसा अधिकार। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था और अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान केंद्र सरकार के इस फैसले के विरुद्ध आ गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये मनमाना फैसला नहीं माना जाएगा। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको जो केंद्र सरकार है वो अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो ये वो तमाम जो संपत्तियां थी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के कब्जे में अब धीरे धीरे करके अब निकल के उनसे हाथ से अब जो केंद्र सरकार है वो अपने हाथ में ले रही है। और जो तमाम ये कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का जो षड्यंत्र है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन और इतनी प्रॉपर्टियां बना दी जाए कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को फंड देने के लिए इन लोगों के पास तमाम वो लोग हो जाएंगे, वोट बैंक हो जाएगा और तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं उनको वक्फ बोर्ड को देने के बाद उनकी पूरी तरीके से दिल्ली में उनकी सत्ता काबिज रहेगी। तो अब ये सपना आप छोड़ दीजिए कि एक एक करके जितनी भी संपत्तियां इन्होंने सरकारी खजाने से लूटी हैं वो एक एक कर सूद समेत, ब्याज समेत अब प्रधानमंत्री मोदी वापस लेने वाले हैं। 123 प्रॉपर्टियों के साथ पूरे देश में ये संकेत चला गया है कि जहां भी वक्फ बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए अपने तानाशाही रवैये से कहीं भी प्रॉपर्टी को अगर अवैध तरीके से अपना बताया है, उस पर कब्जा किया है, वो एक एक करके लौटाई जाएगी। और अब इसका फैसला आप ये देख लीजिए, कुछ महीने में ये आपको निकल के सामने आएगा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी इस निर्णय को अब वहां पर अमली जामा पहना देंगे और तमाम जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर वक्फ बोर्ड की जो जितनी भी संपत्तियां उनका फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा और तमाम वो संपत्तियां जिनको उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है उनको फिर से सरकारी खजाने में लाया जाएगा। इससे मुझे लगता है कि 2024 से पहले यह हो जाएगा कि जितने भी ये बड़े बड़े संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपने हिस्से में लिया है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी 1995 में होने वाले वक्फ बोर्ड के उस असीमित अधिकार को भी खत्म कर दें और जो ये अधिकार मिला हुआ है कि कहीं भी आप हाथ लगाइए वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि आपका क्या मानना है इस फैसले पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने 123 प्रॉपर्टियां अपने कब्जे में ली है, इस पर आपका क्या कहना है और आने वाले समय में क्या होना चाहिए। इस जो अधिनियम है ये वक्फ बोर्ड की जो ऐसा कानून बनाया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा, क्या इसको वापस लेना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।